सा है कि यार पेपर लूसेंट से बाहर नहीं जा रहा, साइंस वाला बायो का पेपर जो हुँ। 20 पन्ने की लूसेंट है उससे बाहर नहीं जा रहा, तो बस उसी को आप 10 बार पढ़ दो ना, रट दो। हाँ। तो जो मतलब रट देता है वो, और पॉइंट बना-बना के लिखा करो, मतलब पॉइंट बना के लिखते हैं तो थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि वो पॉइंट देख के थोड़ा-सा नंबर मिल बिल्कुल। जाता है। हाँ। इंजीनियरिंग में कैसे सीखी, मैं फर्स्ट ईयर में गया था एनआईटी हाँ। वारंगल में, तो मेरे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तकरीबन 20 सब्जेक्ट में बैक थे, मतलब 48 सब्जेक्ट थे तो 20 सब्जेक्ट में बैक हुए। तो तो मैं मतलब ऐसा कि सेमेस्टर हो जाता, फिर हाँ। दूसरा सेमेस्टर हो जाता, फिर समर की वो होती है, ब्रेक होती है, हाँ। तो समर में मैं वहीं रहता था, मतलब कॉलेज में सब्जेक्ट हाँ। जो बैक हुए फेल हुए सब्जेक्ट वो निकालता था वहाँ पे रह के। तो घर वाले बोलते यार हर बार तू बोले समर में सब तेरे दोस्त यहाँ आते हैं, तू वहाँ क्या करता कॉलेज में? तो मैं बोलता कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा है या रिसर्च कर रहा है ऐसा बता देता था, क्योंकि वो चिल्लाया नहीं करके सब्जेक्ट बहुत सारे बैक हो रखे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ अंकित है और अंकित ने 2021 से बैक टू बैक अंकित ने हर प्री निकाला है, मेंस निकाला है और एमपीपीएससी में 2 पोस्ट भी ली है। 2021 में एक फॉरेस्ट में ली है, फॉरेस्ट के एग्जाम में पोस्ट ली है और एटीओ में ली है एमपीपीएससी में। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस के बारे में भी, क्योंकि हर बार प्री भी निकलना, मेंस भी नहीं रुकना और फाइनली पोस्ट ले लेना, वो भी दो दो। इसके साथ ही यूपीएससी प्री निकालना, यूपीएससी का भी, यूपीएससी का मेंस भी है अंकित का। तो इतनी सारी चीजें अंकित कैसे मैनेज कर रहा है कि उसका हर एग्जाम निकल रहा है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप कैसे स्टडी करें कि आपका भी एग्जाम हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है 23 जून को एमपीपीएससी प्री 2024 का एग्जाम हो गया है। अगर आप एक बिगिनर है और 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आपके लिए कुछ बैचेस लेके आया है। इन बैचेस के बारे में आपको बता देती हूँ, इससे आप राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इन बैचेस में अभी ऑफर चल रहा है, तो ये इनकी एक्चुअल प्राइस है और इस प्राइस पे आपको मिलेगा। तो जैसे सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2025, ये 9999 का है, लेकिन आपको सिर्फ 3999 में मिलेगा। ये फाउंडेशन बैच है। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2024, ये मेंस का बैच है, 6999 का है, लेकिन आपको सिर्फ 2499 में मिलेगा। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 2999 का है, आपको सिर्फ 999 में मिलेगा। एमपीपीएससी 2024 की अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जो 2499 की है और आपको 999 में मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इस प्राइस के ऊपर भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड पीएससी वाली यूज कीजिए, इसमें आपको 500 तक का डिस्काउंट मिलेगा। इन सारे बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इन सारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं और ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। तो हेलो अंकित। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, मेरे को मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए हम्म। और मेरी स्टडी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाँ। देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मतलब एमपीपीएससी 2021 का मेरा पहला अटेम्प्ट था और मेरे प्रथम प्रयास में मैंने एमपीपीएससी में सिविल सर्विसेज में मेरे को अधीनस्थ लेखा मिला है और फॉरेस्ट सर्विसेज में एसीएफ मिला, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और मैंने 22 का भी दोनों दिया, मतलब 22 का भी अभी मेरा इंटरव्यू है, सिविल्स का भी और फॉरेस्ट का भी था, बट मैंने दिया नहीं। मेरा पहला इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया तो 21 वाला एसीएफ मिल गया तो नहीं दिया। 23 में भी दोनों मेंस थी, दोनों मतलब सिर्फ मैंने सिविल्स वाली दी, फॉरेस्ट वाली नहीं दी। और 24 में भी दोनों मेरी मेंस है, 24 की भी, मतलब फॉरेस्ट की भी और सिविल्स की भी है। तो लगातार 21 से लगा के 24 तक मैं दोनों लिख रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरा आईटीआई डायरेक्टर का एमपीपीएससी ले रही उसका भी इंटरव्यू है, फिर सीएपीएफ वगैरह के भी इंटरव्यू दे रखे हैं मैंने, और सीएससी वगैरह के भी मतलब अभी है मेंस वगैरह। तो ये मेरा अभी तक का अचीवमेंट है। और मैं अभी मतलब जर्नी के बारे में बताता कहाँ से स्टार्ट हुई। तो हाँ। मैं अपना पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हाँ। कि मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन में केमिकल इंजीनियरिंग करी एनआईटी वारंगल से। हाँ। और 2017 से 21 मतलब 21 पास आउट हूँ। तो उसके बाद मैंने मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था तो एक कंपनी में मैंने जॉब करी 4-5 महीने, फिर छोड़ के 2022 से मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू करी यूपीएससी की। तो उसके साथ साथ मैंने एमपीपीएससी भी करता रहा और एमपीपीएससी का प्री निकला तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया और फिर अभी मैं यहाँ पे हूँ। अंकित, इतना टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बाद अचानक से इस फील्ड में कैसे सोचे कि तुम्हारी जॉब भी अच्छी खासी लग गई थी, पैकेज तुमने बताया कि बहुत अच्छा पैकेज तुमको मिल रहा था, और फिर यहाँ आए तुम और फिर यहाँ आने के बाद फिर सारे एग्जाम यहाँ भी निकाल दिए, कैसे? इस एग्ज़ाम में जैसे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है तो इसमें आपका मतलब आईक्यू मैटर नहीं करता। इसमें मैटर करता है आपके हार्ड आवर्स, आप कितने आवर्स इसमें पुट कर सकते हो। अपने आप को मतलब कितना आप स्टडीज़ को टाइम दे सकते हो, कितना बैठ सकते हो, इसमें ये मैटर करता है। और इंजीनियरिंग के दौरान मैंने वो सारी चीज़ें सीखी।
और ओके। यही मैंने इंजीनियरिंग भी कैसे सीखी, मैं फर्स्ट ईयर में गया था एनआईटी वारंगल में। तो मेरे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तकरीबन 20 सब्जेक्ट में बैक थे, मतलब 48 सब्जेक्ट थे तो 20 सब्जेक्ट में बैक हुए। तो तो मैं मतलब ऐसा कि सेमेस्टर हो जाता, फिर दूसरा सेमेस्टर हो जाता, फिर समर की वो होती है, ब्रेक होती है, हाँ, तो समर में मैं वहीं रहता था, मतलब कॉलेज में सब्जेक्ट हाँ, जो बैक हुए फेल हुए सब्जेक्ट वो निकालता था वहाँ पे रह के। तो घर वाले बोलते यार हर बार तू बोले समर में सब तेरे दोस्त यहाँ आते हैं, तू वहाँ क्या करता कॉलेज में? तो मैं बोलता कि मैं रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, ऐसा बता देता था, क्योंकि वो चिल्लाया नहीं करके कि सब्जेक्ट बहुत सारे बैक हो रखे थे। हाँ। बट मैंने मतलब वहाँ पे कभी-कभार ऐसा लगता था कि मैं छोड़ दूँ, एनआईटी वारंगल छोड़ दूँ, क्या इंजीनियरिंग मेरे से नहीं होगी, मैथमेटिक्स नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सबसे वीक था। और पूरे इंजीनियरिंग में बिना मैथमेटिक्स से आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे मतलब बात-बात में मतलब कैलकुलस का यूज़ होता था, हुँ, लाप्लास, लैग्रांज, फिर सारी मतलब कोर मैथमेटिक्स की चीज़ें आती थी। हुँ, और जो वो मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड था, हाँ, मतलब उनका यूज़ होता था, एप्लीकेशन होता हुँ, था, तो मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था वो पास करना भी। बट मैंने धीरे-धीरे मतलब सारे सब्जेक्ट निकाले। मेरे मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि ज़्यादा बैक थे, पर सेकंड ईयर में थोड़े कम हुए, थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं हुए थे, और फाइनल ईयर में भी कुछ नहीं, और मैंने अपने सीजीपीए भी इम्प्रूव करे। तो हुँ। मैंने टाइम के साथ-साथ ये मतलब वहाँ पे मेहनत करना सीखा कि मतलब ज़्यादा घंटे कैसे बैठ के अपनी मतलब मेहनत कर सकता हूँ, फिर कैसे मतलब मेरा था मतलब कोर ब्रांच में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, हुँ, तो मैं उसपे खुश भी नहीं था कि मैं नॉन कोर में जॉब नहीं कर पाऊँगा। हुँ, और जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैं जनपद सीयू के नीचे मैंने एक वो करी थी, इंटर्नशिप करी थी। हुँ, तो उस टाइम मेरे को जनपद सीईओ से मतलब मिलने का मौका मिला और हुँ। उनके काम को देखा मैंने। तो वहाँ से मैं थोड़ा-सा प्रभावित हुआ और मैंने सिविल सर्विसेज़ को जाना कि मैंने कहा यार ओके। ये भी मतलब एक प्रेस्टीजियस जॉब है, जिसमें सोशल रिकॉग्निशन रहता है और आप सोसाइटी को पे बैक कर सकते हो, ओके, जो मतलब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसमें आप डायरेक्ट। डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जैसे एमएनसी में रह के भी मतलब ऐसा है कि मैं टैक्स पे करके कर सकता था, बट यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी जॉब छोड़ के। ओके, तो हाँ ये जी। आपका मोटिवेशन था यहाँ हाँ, आने का। हाँ, यहाँ आने का मेन मोटिवेशन यही था। तो अंकित ये बताओ कि तुम्हारा रूटीन क्या रहता है सुबह से रात तक का? क्योंकि लाइब्रेरी में मैंने तुमको हमेशा पढ़ते ही देखा है और वो भी अकेले रहते हुए। तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं देखा कि तुम किसी के साथ जा रहे हो या आ रहे हो, हमेशा अकेले देखा है। सिलेक्शन वाले, तो मैंने क्या किया इस जर्नी में ना कट आउट हो गया, मतलब मैं ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं होता था, लोगों से नहीं मिलता था। सिर्फ़ मैं शाम को मेरे घरवालों से बात कर लेता था आधा घंटा, 1 घंटा, मेरे जो घरवाले जो क्लोज़ दोस्त है या मेरे भाई-वाई है उनसे बातें कर हुँ, लेता था थोड़ा-सा। और मतलब सोशलाइज़ चाय पीने भी गया, अकेला पी के आ गया, कॉर्नर में खड़ा रहा, पी के वापस आ गया। हाँ, और जैसे मैं इसमें कैसे अपना कंस्ट्रक्टिव टाइम यूज़ करता था, तो जैसे मैं खाना खाता तो दोपहर में आधा घंटा खाता, शाम को आधा घंटा खाता, तो आधे घंटे में मैं क्या करता था, किसी भी कोचिंग की मैराथन लगा लेता था। हुँ, तो वो मैराथन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एनसीएंट की मैराथन लगा ली। वो मैराथन मैं पूरे साल भर देखूँगा अपने आधे-आधे 1-1 घंटे का, मतलब जैसे भी मेरा खाने का टाइम रहा, तो साल भर में कितना देख लूँगा, है ना? हुँ, तो हुँ, ये टाइम भी मैंने मतलब कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया। और लाइब्रेरी तो मैं सुबह से ही आ जाता था, 8 या 9 बजे से आ जाता था, फिर रात में 10, 11, 12 बजे तक भी रहता था लाइब्रेरी में। मतलब ऐसा है कि दिन भर पढ़ते ही नहीं थे, बट हाँ, बैठे रहते थे, पढ़ते थे। मतलब यार आपको पुश तो करना पड़ेगा अपने आप को, अगर अगर आपको सिविल सर्विसेज़ करना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स थोड़ी-सी ऐसी है कि इसमें थोड़ा-सा आपको मतलब आपका हार्ड अवर्स माँगता है ये एग्ज़ाम। हुँ। आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, और 1 डेढ़ साल में निकालना है तो थोड़ा-सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो मैंने यही किया कि मैं लाइब्रेरी में दिन भर ही रहता था और अपना मतलब हर टाइम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करता था कि होता था। हाँ, तो आपने सुना अंकित अकेले रह के अंकित ने पूरा एग्जाम निकाला है लाइब्रेरी में अकेले ही। मैंने हमेशा अंकित को देखा है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका ग्रुप नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो अकेले एग्जाम नहीं निकलता है, डिस्कशन करने से निकलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले रह के डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और आप अकेले कहीं भी पहुंच सकते हो और कितने भी आगे जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि अब 2024 का मेंस है एमपीपीएससी का और डेट भी बढ़ गई है। और आज हमारे साथ अंकित है और अंकित का हर मेंस निकला है 21 से। और यूपीएससी का भी मेंस अंकित को लिखना है, तो आप अंकित से बहुत अच्छे से सीख सकते हो कि आप ऐसा क्या करो कि आपका मेंस निकले। अंकित से आप स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, स्मार्ट तरीके से मेंस कैसे निकाले, ये अंकित से सीख सकते हो। तो अंकित ये बताओ कि मेंस कैसे निकल रहा है तुम्हारा? हर मेंस निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि एक क्लास से बस 3 बच्चों का हुआ या 4 बच्चों का हुआ, बाकी के 400 कहाँ चले गए? क्या मिस कर रहे हैं वो लोग? तो मेंस में मैम मेन चीज़ तो एक तो हुँ, रिवीजन होता है, और हुँ, दूसरा ये है कि आपका स्ट्रक्चरिंग, आंसर की स्ट्रक्चरिंग है वो कैसी है। हुँ, जैसे आप फर्स्ट पेपर में, जैसे फर्स्ट पेपर है तो अपन मतलब पेपर वाइज डिस्कशन करते हैं कि आप हर हाँ, पेपर में कैसा मतलब अच्छा कर सकते हो।
तो आपको वैसे तो सारे पेपर में थोड़ा एवरेज करना है, किसी में अच्छा नहीं और किसी में ज़्यादा ख़राब नहीं। एवरेज करोगे तो ऐसा हो कि आप मतलब बहुत अच्छा कर जाओगे, मतलब हाँ। मेन जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें। तो अपन पेपर फर्स्ट से बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री होती है और ज्योग्राफी होती है। तो दोनों मतलब आपने प्रीलिम्स में पढ़ी हुई होती है, तो ज़्यादा उसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। बस ऐसा है कि आप रिवाइज़ करते रहो, जितने भी मतलब सिलेबस में कीवर्ड्स दे रखे हैं, हर कीवर्ड्स पे आपको कुछ न कुछ पता है कि आप ऐसा है कि तो अगर मान लो कि 7 का आया और 10 का आया, तो आपको इसमें ऐसा है कि हर टॉपिक पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप 7 नंबर का लिख दो या फिर 10 नंबर का लिख दो। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप जो सिलेबस है ना, आप सिलेबस को एक तो बार-बार मतलब देखो कि हाँ, ये चीज़ें हैं और आप जब पढ़ो तो हाँ, कि ये सिलेबस की चीज़ें ही मैं पढ़ रहा हूँ। वो करना है, उसके बाद आप जब टेस्ट लिखो या कुछ लिखो, तो उसमें आप स्ट्रक्चरिंग का ध्यान करो। जैसे मान लो आप 7 नंबर का क्वेश्चन्स है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या किया करो कि पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर आप पॉइंट वाइज़ लिखो कि 1, 2, 3, 4, तो वो सामने वाला जो एग्ज़ामिनर रहता है ना, उसको थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि यार इसने 6 पॉइंट लिख दिए। उसको मतलब वो थोड़ा-सा मतलब ऐसा है कि यार उसकी साइकोलॉजी वो थोड़ी-सी रहती है कि हाँ, उसको देख के थोड़ा-सा आधा नंबर आपको ज़्यादा देगा। और कंक्लूज़न में ऐसा लिखो कि थोड़ा-सा मतलब जैसे पॉलिटी का रहता नहीं, हिस्ट्री में ऐसा रहता है क्रिएटिविटी आप वहाँ दिखा सकते हो, एक तो मैप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर जैसे गुप्ता पीरियड का आया, तो मैप बना दो। गुप्ता पीरियड मैप बना दो, इंडिया का मैप बना दो, बॉक्स बना दो और जहाँ-जहाँ गुप्ता ने रूल किया, गुप्ता पीरियड मतलब गुप्ता एम्पायर ने, उनका एम्पायर बना दो। तो इससे ये मतलब ये रहेगा कि अरे यार हाँ, कि थोड़ी-सी स्पेस चली जाएगी और थोड़ा-सा आपका आंसर थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग लगेगा। और कंक्लूज़न में ऐसा है कि थोड़ा-सा मतलब फैक्चुअल चीज़ें ही लिखो हिस्ट्री में तो। और ज्योग्राफी में भी सेम ही आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डायग्राम जैसे मिनी डायग्राम्स हो गया, आजकल माइक्रो मैप्स आते हैं, मिनी मैप्स आते हैं, तो वो मतलब आप बना सकते हो। और ये माइक्रो मैप्स, मिनी मैप्स में मतलब मैम को भेज दूँगा तो मैम आपको शेयर कर देंगे, मतलब कि कैसे बनाना, क्या बनाना, क्या मतलब पाई चार्ट्स कहाँ डालना है, आपको मतलब ग्राफ्स कहाँ डालना है, फिर फ्लो चार्ट्स कैसे डालना है। तो ये थोड़ा-सा मतलब उसमें है मेरे मतलब बनाए हुए, तो वो आप देख लेना एक बार। मतलब जो पहला पेपर है इसमें आप मतलब रिवीजन करके, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता पहले पेपर में, तो रिवीजन में भी मतलब वही रहेगा कि आप जो प्रीलिम्स कर रहे हो वही मेंस में रिवाइज करोगे। और जैसे मान लो कि बस आपको स्ट्रक्चरिंग का रहेगा, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना है कि मतलब कुछ फैक्ट लिखना है, तो मतलब कुछ ऐसा आया कि फॉर एग्जाम्पल मौर्यन एम्पायर आया, या फिर फॉर एग्जाम्पल मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आया, तो आपने ये बता देना कि उनने कब से कब तक रूल किया, ऐसा एक फैक्ट डाल देना। उसके बाद फिर बॉडी में उन्होंने जो पूछा वो बॉडी में लिखना, और कंक्लूजन में जो मतलब एकदम वे फॉरवर्ड जैसा वो डाल देना। और ऐसे ही आपने ज्योग्राफी में देख लेना कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपने बॉडी में फुलफिल करने की कोशिश करना। और अब पेपर 2 आया। पेपर 2 में जैसे पेपर 2 में जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखी चीज़ें वो तो है ही है, बट इसमें नई चीज़ें जैसे फिलोसोफर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर थोड़ी-सी बहुत सारी मतलब नई चीज़ें ऐड हो गई है। तो आप मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स लोगे तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ऐसे दिखा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है 10 नंबर का या 7 नंबर का, अब आपको 2 क्वेश्चन्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल गया, क्योंकि 2 नंबर वाले में आपको मौका नहीं मिलेगा, बट वहाँ आप नंबर गेन कर सकते हैं। 2 नंबर वाले में कैसे गेन कर सकते हैं कि जो पूछा है क्वेश्चन की डिमांड है, बस आप 2 फैक्टर डालो या 3 फैक्टर डालो, जितनी उसमें स्पेस है ना, 2 या 3 फैक्टर डाल दो, तो उसमें ऐसा है कि आपको नंबर मिलेंगे। डेढ़ नंबर आपने अगर 2 फैक्टर डाल दिए तो डेढ़ नंबर मिल ही जाएगा, मतलब वहाँ पे कन्फर्म नंबर मिल जाते हैं। बट जो 7 नंबर और 11 नंबर, तो वहाँ आपके मतलब रिप्रेजेंटेशन आपने कैसा किया, स्ट्रक्चरिंग कैसी करी, आपने डायग्राम बनाया नहीं बनाया, फ्लो चार्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है मतलब। तो उसमें आपको थोड़ा-सा क्रिएटिविटी का क्या मतलब ये कह लें, बट जो 2 नंबर है उसमें आपको डायरेक्ट नंबर मिलेंगे, तो आपने कोशिश करना कि 2 नंबर 2 या 3 फैक्टर डाल दो, तो उसके अपने डायरेक्ट नंबर रहेंगे। अंकित, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे कि स्टार्टिंग रहती है कि 2 नंबर वाले हैं, अभी जैसे चेंज हुआ इससे पहले, तो जैसी कॉपी मिलती है स्टार्टिंग से वैसे ही करते हो कि पहले ज्यादा नंबर वाले फिर ऐसे? मैं ऐसा करता था, मेरा ऐसा था कि जैसे अभी 23 तक क्या था, 23 तक इन्होंने ऐसा किया था कि 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, 3 नंबर अटेम्प्ट करता था। जल्दी-जल्दी 15 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में, 20 मिनट में मैं मतलब 3 नंबर वाले कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरा पेपर नहीं छूटे। फिर मैं 11 नंबर पे चले जाता था। 11 नंबर वाले सारे करता था 5 क्वेश्चन, फिर मतलब 5-5 नंबर वाले करता था। तो मतलब मेरा पेपर नहीं छूटता था, जब से मैंने ऐसे करने लगा। और इससे पहले मैं क्या करता था, 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 11 नंबर, तो मेरा पेपर छूट जाता था। तो आप भी मतलब एक बार आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी रहेगी, बट ऐसा है कि मतलब जैसे मैंने किया, तो मैं ये बता रहा कि पहले मैं 3 नंबर करता था, तो आप ऐसा करना कि 2 नंबर करना, फिर आपने 10 नंबर करना, फिर 7 नंबर करना। और 2 नंबर जल्दी-जल्दी खत्म करने, 2 नंबर में ज़्यादा
ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाना, कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्ट लिखना और आगे बढ़ जाना। तो वहाँ आपने टाइम सेव करना और फैक्ट लिखना, नंबर भी मिलेंगे और आप वहाँ टाइम सेव करके 7 नंबर और 11 नंबर में दे सकते हो, 10 नंबर में अपना टाइम दे सकते हो। तो पेपर 2 में पार्ट 2 जो है, पार्ट बी है, वो सोशियोलॉजी का है। तो अब मतलब अभी तो ये जैसे 2024 से पहली बार ही हो रहा है, बट इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप पहले तो 2 या 3 बार रीडिंग करो, आप मत आंसर लिखो, कुछ मत करो, कोई सा भी नोट्स आपको जो बेहतर लगे, आपको जो मतलब ऐसा लगे कि मेरे को ये याद करने में ठीक लगता है, तो आप वो खरीद के लाओ मार्केट से और उसको 2 से 3 बार बेसिक रीडिंग करो, 3 बार पढ़ो। उसके बाद आप ऐसा है कि उसके बाद आप देखो कि आपको मतलब टेस्ट लिखना है, तो उसके बाद आप ये देखो कि उसमें जो फिलोसोफर्स है, इंडियन फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर्स, दोनों की एक अलग डायरी बना लो और उन फिलोसोफर्स ने एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्या कहा। जैसे मैरिज को लेके मतलब किस फिलोसोफर ने क्या कहा था, मैरिज हो गया, फिर जैसे फॉर एग्जांपल और भी अलग अलग, जैसे मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, लीनियज हो गया, गोत्र हो गया, इनमें मतलब इंडियन फिलोसोफर्स का क्या कहना था, किस फिलोसोफर्स ने क्या कहा। और फिर जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे रूरल अर्बन सोशोलॉजी है, फिर डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन द सोसाइटी है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब जो इनमें फिलोसोफर्स आ रहे हैं, आप उनको अलग से अपने जो 7 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में कंक्लूजन में यूज़ करना, या फिर इंट्रोडक्शन उनसे स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 नंबर में ले पूछ लिया कि डिफाइन मैरिज, तो मैरिज की आप अपनी डेफिनेशन मत देना, किसी फिलोसोफर्स की डेफिनेशन देना कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फिलोसोफर कि मैरिज इज दिस, है ना। तो उससे ऐसा है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी और जो वो प्रोफेसर चेक कर रहा है, क्योंकि सारे प्रोफेसर पीएचडी होते हैं, सोशियोलॉजी की को भी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, तो वो तो उनको सारे फिलोसोफर्स रटे होंगे। अगर आप फिलोसोफर डालोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे कि मतलब आपका साथ वाला सिर्फ मैरिज की सिंपल डेफिनेशन दे रहा है और आपने फिलोसोफर्स कोट किया, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा कि आधा नंबर उससे ज़्यादा मिल जाए। और यही आधा आधा नंबर आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा। पूरे मतलब ये 150 नंबर है, 150 नंबर का है ना, तो इसमें आपको 15 नंबर या 10 नंबर या 5 नंबर भी बढ़े तो दूसरे पेपर्स में और भी कितने बढ़ जाएंगे, मतलब इसी में 5 बढ़े तो ऐसा है। तो ये आप सोशियोलॉजी वाले पार्ट में कर सकते हैं। अब अपना पेपर 3 है, तो पेपर 3 में इकोनॉमी है ना, तो सेम इकोनॉमी के जो नोट्स हैं, आप पहले तो पहली बार आपने कैसे करना, मतलब अभी जो पहली बार ही कर रहे होंगे, तो आपने पहली बार तो 2 से 3 बार पढ़ना ही, इकोनॉमी के नोट्स पढ़ना सारे, मतलब फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप रिटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि एमपीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल होता है, मतलब ज़्यादा अप्लाइड नहीं होता है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं, सिर्फ मतलब वो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो आप फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करो। और उसके बाद 7 और 11 नंबर में सेम ही है कि जैसे बजट में क्या लिख रखा है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, आप ये डाल सकते हो, मतलब आपके इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि हाँ ये मतलब इन्होंने क्या कहा, इनका क्या कहना है। हाँ। पेपर थर्ड पार्ट बी है ना, पेपर हाँ, थर्ड पार्ट बी, साइंस इसमें है। साइंस है, साइंस तो किसी का भी आप नोट्स ले लेना और नोट्स को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि यार चीज़ है कि यार पेपर लूसेंट से बाहर नहीं जा रहा, साइंस वाला बायो का पेपर जो 20 पन्ने की लूसेंट है उससे बाहर नहीं जा रहा, तो बस उसी को आप 10 बार पढ़ दो ना, रट दो। हाँ। तो जो मतलब रट देता है वो, और पॉइंट बना बना के लिखा करो, मतलब पॉइंट बना के लिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो पॉइंट देख के थोड़ा सा नंबर मिल बिल्कुल। जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग लूसेंट पढ़ते नहीं है कि नहीं इससे कुछ नहीं आता है, ये अच्छी बुक नहीं है, हमको तो दिखाना है कि ये वाली बुक डॉक्टर बनना है और ये नहीं वाली। नहीं नहीं, लूसेंट जीता है, ऐसा है कि उसमें यार दूसरी बुक पढ़ रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो लूसेंट में लिखा वो नहीं लिखा है, वो लिखा है, बट लूसेंट ऐसा है कि क्रिस्प क्रिस्प नोट्स जैसा है, तो वो तो पढ़ो ही पढ़ो, ऐसा है। सही बात है, हाँ उस 20 पेज से अगर आपका हाँ मेंस आ रहा है तो हाँ मेंस में हाँ, और और क्या चाहिए? क्या चाहिए, मतलब कि यार वो जो 2021 का बायोलॉजी था उससे बाहर गया ही नहीं 30 नंबर का, हाँ। जो भी पढ़ के गया होगा मतलब अच्छा ही लिख के आया होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल उन्होंने साइंस वाले पार्ट में, मैं हेल्थ का देख रहा हूँ, उन्होंने पूछ लिया कि जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022 में या 21 में पूछा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आपको उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि वो 11 नंबर का था। तो आपको पहले तो हाँ ये इंट्रोडक्शन में कि ये 1975 में शुरू किया था, हाँ, फिर इसका मेन जो मोटिव था वो, फिर इसके जो मेन फीचर्स थे वो डालो कि क्या क्या इसमें चीज़ें आई थी, मतलब किस इन चीज़ों को इंक्लूड किया था, किन को किसको डिस्क्लूड किया था, ये सब चीज़ें। और फिर कंक्लूजन में ये कि मतलब हाँ कि इससे क्या मतलब सोसाइटल एस्पेक्ट में क्या मतलब इसका फ़ायदा हुआ, और कैसे मतलब वुमन हेल्थ या फिर चाइल्ड हेल्थ या फिर इंटीग्रेटेड कैसा डेवलपमेंट हुआ वुमन और चाइल्ड दोनों का, तो ये आप डाल सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और कुछ मतलब एक ऐसी डायरी बना के रखना कि पर्टिकुलरली अभी आपने पेपर 2 और पेपर 3 के लिए डायरी बना लेना,
और जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया तो मैं जैसे लिखता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि हरदा मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, वो कंक्लूजन में डाल देता था। फिर जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड आया, पॉपुलेशन वाला था, तो मैं डाल देता था कायरो मॉडल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने ज़्यादा मतलब वो नहीं किया, मतलब जैसे फोर्सफुली, जैसे चाइना में फोर्सफुली उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, बट इंडिया में नहीं किया। इंडिया में जो मॉडल था वो अपन ने कायरो मॉडल मतलब कायरो मॉडल का यूज़ किया कि अपन मतलब लोगों को पहले जागरूक करेंगे, तो लोग खुद ही, जैसे अभी आ गया ना कि अपना टोटल फर्टिलिटी रेट अभी मतलब 2.1 से कम हो गया है। तो मतलब ये मतलब कायरो मॉडल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल था। तो ये चीज़ें है, ये आप कंक्लूजन में जैसे सबका साथ सबका विकास ये डाल सकते हो। फिर जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लिखा था डिग्निटी द रिस्पेक्ट ऑफ वुमन, डिग्निटी द, हाँ डिग्निटी द, तो मतलब ऐसा है जैसे हाँ, ये आप पहले से ही तैयार करके रखो। मतलब आपको कुछ भी ऐसी, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में के एम मुंशी क्या लिखा था, के एम मुंशी बोला प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड, प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऐसा कुछ बोला था। तो मतलब उस फिलोसोफर, मतलब वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था ना, उसने उसके बारे में प्रियम्बल के बारे में क्या, तो वो ऑथेंटिसिटी की भाई इसका कहना है, ये मतलब एक मतलब बड़ी हाँ। पर्सनैलिटी है ना कि के एम मुंशी, उसने बोला। तो वो अगर आप कहीं मान लो कि प्रियम्बल वाला कि 7 नंबर में प्रियम्बल आया, तो आप उसको मतलब कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, समझ रहे। फिर इन्हें पालकी वाला ने ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बोला था प्रियम्बल को, तो ऐसी चीज़ें आप मतलब आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हाँ, हो। सब तो ये पढ़ के ना हाँ, छोड़ देते हैं कि प्री में नहीं आया तो बस अब इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, नहीं, उसका यूज नहीं करते। यूज़ कैसे, मैं ये बता रहा है कि आप हाँ, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने हाँ, मतलब कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में, इन सब चीज़ों का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने डायरी बनाई, फिर मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, अगर हाँ, आपको मतलब मैन्युफैक्चरिंग को लेके आया कि यार इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन रहा, तो ऐसे मतलब ये कैची लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको जैसे वासुदेव कुटुंबकम भी आपके मतलब कंक्लूजन में हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। फिर सुकेत मॉडल ऑफ परंपरागत एग्रीकल्चर, फिर अपने यहाँ झाबा का ही एक मॉडल है हलमा मॉडल ऑफ कम्युनिटी, हाँ, हाँ, हलमा मॉडल, हलवा हाँ, मॉडल है। हलमा मॉडल, तो आप वो यूज़ कर सकते हो कि फिर स्किलिंग इंडिया, फिर 3D जो प्राइम मिनिस्टर ने 3D बोला था कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डिमांड और डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब मतलब ये सब मैंने बना रखे थे कि मैं ये कंक्लूजन ये में देखिए ऐसे अंकित ने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, ये अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारे कंक्लूजन और इंट्रो के लिए अंकित ने पूरी तैयारी कर रखी है पूरी। हाँ, और ये जैसे ये सीक्रेट है, इसी से निकलता है मेंस। हाँ, ये मतलब ये मतलब ऐसा है कि यार आप डालोगे ना तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ये रियलिटी है, कोई बताता नहीं बताता ये नहीं पता, बट ये मतलब मैंने देखा है कि हाँ, क्योंकि एक ऑथेंटिक चीज़ें आप कंक्लूजन में डालोगे तो वो एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यार वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो भाई पीएचडी कर मतलब ऐसा कि पढ़ा ही रहे, हम्म, प्रोफेसर है, तो भाई वो अच्छे स्कॉलर्स है, तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। हम्म, और आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक तो राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस करना कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी ठीक लगे, डिसेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो, बट ये है कि आपकी एवरेज राइटिंग लगे और आपका कंटेंट ठीक रखना, मतलब कि ऐसा पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं आए आपकी राइटिंग पढ़ने में। बाकी फिर आपका जो कंटेंट है अंकित की लेकिन अच्छी है राइटिंग, तो आप लोग भी अच्छी हाँ, अच्छी राइटिंग, मैंने जितने भी मेरे मतलब हाँ, सीनियर्स है या फिर हाँ, जितने भी सिलेक्शन हुए जिनसे भी मिला सबकी राइटिंग बहुत प्यारी थी, मतलब मैक्सिमम लोगों की प्यारी राइटिंग थी। तो हाँ, बट थोड़ा सा रखा कि राइटिंग प्यारी लिखो तो सामने वालों को भी बढ़िया लगे ना, हाँ, कि बिल्कुल। देखने में कि अरे यार ये अच्छा लिख रहा है, अच्छी लिख रही है, तो उसको थोड़ा सा आधे नंबर ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा रहता है। हाँ, ये अपना पेपर, पेपर हाँ, थर्ड तक पेपर थर्ड, कंप्लीट हाँ, हो चुका है। पेपर थर्ड, जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको पहली बात तो बिलीव करना कि ये हाँ, रिसोर्सेज मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इसी से पढ़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा दोस्त कोई और रिसोर्सेज लाया तो यार वह मेरे से आगे निकल जाएगा, ये मत सोचना। आपने जो मतलब जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, और मतलब सारी चीज़ें आप मल्टीपल रिवाइज करो। वो तो अब जैसे पेपर 4 इथिक्स का है, तो इथिक्स के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। मैंने क्या करा था, फिलोसोफर्स वाला पार्ट मैंने ये किया था, यूजीसी नेट करके डाला है, यूजीसी नेट और सोक्रेट्स, यूजीसी नेट, स्वामी विवेकानंद, ये सारे करके जितने भी फिलोसोफर मेरे सिलेबस में मेंशन थे, मैंने उनको अच्छे से मतलब बनाया, उनके मतलब जो यूजीसी नेट के जो रहते हैं ना वीडियोस वो देखे थे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखे थे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, तो उससे ऐसा है कि उसमें ना उन्होंने मतलब ब्रॉड थोड़ा सा समझाया, टाइम मिल गया था हमको तो थोड़ा सा ब्रॉड समझाया, तो वो मैंने मतलब अच्छे से बनाया था। और उनको सारों को मतलब अच्छे से पढ़ा, कि सोक्रेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, एरिस्टोटल को, क्योंकि यार उनको अपन कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इथिक्स को आप इथिक्स में एक तो केस स्टडी में उनको यूज़ कर सकते हैं, फिलोसोफर्स में जैसे केस स्टडी है, बच्चे बोलते हैं कि यार केस स्टडीज़ में हम फिलोसोफर्स को कैसे यूज़ करें, हम कैसे यूज़ करें, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट को लेके आई कोई सी केस स्टडी है इन्वायरमेंट को लेके, तो बोलेंगे कि यार मैं उसमें कैसे फिलोसोफर डालूँ। अरे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट अच्छा रहा
तो ऐसा होगा कि पूरा समाज भी अच्छा रहेगा ना। मतलब ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक जंगल मतलब अपन ने एफोरेस्टेशन का काम किया, तो एफोरेस्टेशन का काम किया तो वहाँ पे कोई की तो ज़मीन गई है, फॉर एग्जांपल 10 एकड़ गई, बट वहाँ पे इन्वायरमेंट भी तो बहुत ज़्यादा सेव हुआ ना। तो वहाँ पे अपन यूटिलिटेरियन लगा सकते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ऐसा करके मतलब जो इथिक्स के मॉडल है, जैसे थॉमस होब्स हो गया, जॉन रॉल्स हो गया, रूसो हो गया, इनको मतलब एक बार थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा कि आधे आधे एक एक घंटे की वीडियो, और उनकी फिलोसॉफी जान लेना कि मतलब यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या कहा था, फिर यूटिलिटेरियन क्या है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है, टेलियोलॉजी क्या है, डिएंटोलॉजी क्या है, ये सब देख लेना कि गांधी जी ये टेलियोलॉजी पे फोकस नहीं करते थे। उनका मतलब ऐसा था कि भाई मीन्स के साथ साथ एंड के साथ साथ मीन्स भी अच्छे होना चाहिए, कि हाँ कि मतलब वो मीन्स पे फोकस नहीं करते थे। वो बोलते थे कि यार अगर तुम गलत रास्ते से मतलब कोई गलत काम करके एक अच्छा चीज़ कर रहे हैं तो वो भी गलत है, मतलब गलत है। ऐसा। तो जैसे डीएंटोलॉजी होगी, टेलियोलॉजी, एक बार आपने मतलब ये पढ़ लोगे एथिक्स तो आपको समझ में आ जाएगी ये टर्म्स। ये मतलब आप डीएंटोलॉजी एज इट इज़ टेलियोलॉजी यूज़ करोगे तो मतलब इनके इनके कीवर्ड्स के भी नंबर रहते हैं। हाँ, तो इथिक्स में ऐसा रहता है कि फिलोसोफर्स, कीवर्ड्स और एक डेफिनेशंस, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें जो फिलोसोफर्स हैं उनकी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लो। जैसे इंटीग्रिटी हो गई है, एम्पैथी हो गई, सिंपैथी हो गई, सारी जो ये भी डेफिनेशन अपने अपने सिलेबस में जो भी मेंशन है ना, सारी की डेफिनेशन बना लो। और उसको जैसे एटीट्यूड हो गया है, एप्टीट्यूड हो गया है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होगी कि फोर्थ पेपर में अभी नई चीज़ें ऐड हो गई है, नई हाँ, चीज़ें मतलब 2 मैनेजमेंट, पार्ट हो हाँ गया। मैनेजमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप ऐड। हाँ, जैसे जैसे 2 पार्ट रहते ना, तो ये भी एक बार बता देता, हाँ, मतलब मैंने पहले पेपर में बताया हाँ, था। 2 पार्ट रहते तो आप दोनों पार्ट को अलग-अलग बाँट लो, है ना? कि 3 घंटे का है तो मेरे को 1.5 घंटे में करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ज्योग्राफी को 60 मिनट दे दिया और मतलब 1 घंटे और 50 मिनट दे दिया, और हिस्ट्री को 1 घंटे और 10 मिनट, ऐसा नहीं करना। आपको डेढ़ मतलब 1.5 घंटे में ही करना है तो करना है। भई उसको स्पीड बढ़ा लो, मतलब ऐसा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि हुँ, वहाँ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। 1 क्वेश्चन छूटा तो ठीक है, बट 2-3 छूट गए ना तो आप रेस में बहुत बाहर हो जाओगे। मतलब कि यार बच्चे मतलब ऐसा रहता है कि वहाँ पे मेंस में आपकी स्पीड भी मैटर करती है, राइटिंग भी मैटर करती है, और आपने जो कंटेंट है वो भी मैटर करता है। तो पार्ट 2 इथिक्स का जुड़ा है जिसमें मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप हुँ, है। तो आप किसी भी कोचिंग का नोट्स लेके जो भी नोट्स ले रहे हैं उस पे बिलीव करो। ऐसा नहीं कि भाई मेरे साथ वाले ने वो लिया तो उस इससे अच्छा है, ऐसा नहीं। भाई जो भी ले रहे हो उसको भाई मल्टीपल रिवाइज करो आप। मतलब ऐसा है कि 3 से 4 बार पहले तो रिवाइज करो। अभी टेस्ट सीरीज मत लिखो। अभी टेस्ट सीरीज मतलब जाके टेस्ट सीरीज ही मत लिखो। आप 4 से 5 बार रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लिखो, क्योंकि जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तब तक आप वहाँ रिप्रोड्यूस कैसे करोगे। उसके हाँ, बाद आप आराम से मतलब लिखना। और टेस्ट अगर ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है टेस्ट लिखने का, तो आप लाइब्रेरी या रूम पे बैठ के भी लिख लो टेस्ट। बट ये है कि आप रिवाइज़ करो, मतलब कि हाँ, बार-बार पढ़ो चीज़ों को। ऐसा नहीं कि भाई मैंने पढ़ा भी नहीं और मैं टेस्ट दे के आ रहा, तो ऐसे ही आपके कम नंबर आएँगे। फिर तो आप पहले ही पेपर में ऐसा नहीं कि मैं 80 नंबर, 90 नंबर, बस कंटिन्यूटी रखना। ऐसा नहीं कि आपने पहले में 70 ले आया है, मतलब पहले बार में आपके 70 आ गए, अरे यार ये तो मेरे बहुत अच्छा आ गया, अब मैं नहीं दूँगा, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी रहती है, सब्जेक्टिविटी होती है। आप बोल नहीं सकते हो मतलब कि यार मेरा फिर फाइनल में इतने नंबर आ ही जाएँगे, तो मतलब प्रैक्टिस करते रहो। ओके। इसके आप पहले मतलब ऐसा है कि अभी से मतलब जैसे अभी पढ़ रहे होंगे तो पेपर 5 भी साथ-साथ 1 घंटा डेली पढ़ो। 1 घंटा कैसे आप कैसे पढ़ सकते हो? आप है ना अभी जैसे आपके पास 90 दिन होंगे, 80-85 दिन होंगे ना? हाँ, अ, 88, 89 हाँ, ऐसे ही। 88-89 डेज़ है। हाँ, तो आप ना अभी से 1-1 घंटा रोज़ पढ़ो हिंदी। हिंदी पढ़ो तो हिंदी कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे आज आपने विलोम शब्द उठा लिए तो आप 2 दिन विलोम शब्द पढ़ लो, फिर 2 दिन पर्यायवाची शब्द पढ़ लो, फिर जैसे अनेकार्थी शब्द पढ़ लो, फिर उसके बाद जैसे मान लो कि अलंकार तो अभी नहीं है, रस हाँ, रस और छंद है, तो ये नया ऐड हुआ है। तो ये आप मतलब कोई भी यूट्यूब पे या फिर किसी बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब मार्केट में बहुत बुक्स हैं, तो आप किसी भी मतलब ऑथेंटिक बुक से रस, छंद मतलब बार-बार पढ़ो उसको, क्योंकि पेपर 5, पेपर 4 और पेपर 6 बहुत मतलब ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा नंबर गेन करवा सकता है हुँ, आपको। मेरे साथ वही हुआ कि ये सब 3 पेपर मैंने अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो मैं इसलिए बता रहा कि जिसने भी पढ़ा ना उसको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिला। पेपर 5, 4, 5, 6 का, कि वो मतलब एज़ इट इज़ नंबर दिलाता है। जो हिंदी है ना, हाँ, बहुत फैक्चुअल होता है। तो हिंदी में जैसे 2 नंबर की डेफ़िनेशन है, तो आप 2 या 3 नंबर की डेफ़िनेशन तो आप एज़ इट इज़ लिख के रखो कि मतलब हाँ, इतना ही लिखना है, हुँ, नोट्स हुँ, मेरे को इतना ही बनाना है। फिर
उसमें जैसे रस हो गया, छंद हो गया, संधि हो गई, है ना? हम्म, संधि हो गई है, फिर समास हो गया है। तो इनको आप रोज़ जैसे 2 दिन मेरे को समास पढ़ना है, 2 दिन मेरे को संधि पढ़ना है, 2 दिन 4 दिन मेरे को रस या छंद पढ़ना है। तो ऐसे आप अभी से हिंदी की ये करो तो बाद मतलब लास्ट तक आपकी बहुत अच्छी हिंदी हो जाएगी। आप पे बर्डन नहीं होगा और आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब हिंदी में स्कोर करना ईज़ी है कि आप जितना हिस्ट्री को टाइम दे रहे हैं, हिस्ट्री मतलब पेपर 1 को जितना टाइम दे रहे हैं, उसका आप 20% 30% टाइम भी हिंदी को दे दिया तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, और नंबर भी अच्छे मिलेंगे ना नंबर आपको। भी एट द अच्छे एंड हैं। ऑफ द डे ऐसा है कि आपको ज़्यादा मतलब पेपर 1 में ज़्यादा नंबर नहीं देते, एवरेज मार्किंग करते, पर इधर सबको मतलब फेक्ट रहता है तो सबको मतलब बिल्कुल। अच्छे नंबर, किसी ने अच्छा लिखा तो उसको अच्छे देंगे, जिसने गंदा लिखा उसको कम देंगे। जैसे किसी को 100 नंबर भी देते हैं तो किसी को 150, 160 भी देते होंगे, ऐसा मतलब कि वेरिएशंस होती है। ये सब पेपर में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा उसको लिखने की भी देखो, हम्म, मतलब लिख के भी देखो कि आपने जो लेटर से हो गया या रिपोर्ट राइटिंग हो गई, तो वहाँ मेन एग्जाम में ही नहीं लिखना है, आपको 2 से 3 बार यहाँ लिख के जाना है, तब वहाँ आप बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाओगे। क्योंकि उसमें भी फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार लिखा तो हम्म, आपको 12 में से 6 नंबर मिले, क्या पता आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 12 में से 8 नंबर 9 नंबर मिल जाए, और या तो फिर आपको 5 नंबर मिल जाए, 4 हम्म, नंबर मिल जाए अगर आपने नहीं लिखा। तो आप ऐसा करो कि मतलब उसको 2 से 3 बार लिख के देख लो, तो ऐसा रहेगा कि आपकी मतलब ऐसा उसमें ना थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे नंबर जहाँ, बढ़ हाँ। जाएगा। और ये तो अपना लेटर्स वाला पार्ट हो गया। यहाँ आपका ऐसे वाला पार्ट, तो ऐसे वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हो, देखो मैं इंग्लिश मीडियम का था तो मैं फिलोसॉफिकल ऐसे लिखता था, क्योंकि टेक्निकल ऐसे में जो कीवर्ड्स थे ना वो मेरे से नहीं लिख पाता था। हम्म, और मैंने इतनी मतलब वो मेहनत भी नहीं करी हिंदी में और ऐसे में, इसलिए मेरे को उसमें कम ही नंबर मिले होंगे, उसी के कारण मेरे मतलब मेंस में थोड़ा सा कम स्कोर रहा। बाकी आप जैसे ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो जैसे 50 नंबर का ऐसे, तो 50 नंबर का ऐसे 10-11 पेज में लिखना रहता हम्म, है ना। तो आप उसको मतलब छोटे-छोटे 6-6 7-7 लाइन की वो बना लो, मतलब छोटी-छोटी 6-6 7-7 लाइन में लिखो, फिर हम्म, उसके बाद 1 लाइन छोड़ दी, फिर ऐसे लिखो। तो ऐसा मतलब आपका 6-7 मतलब 10 एक पेज भर जाएँगे। और उसको स्टार्ट कैसे करो, किसी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले मतलब कोई सा भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हम्म, तो एनेक्डोट से, एनेक्डोट मतलब एक स्टोरी से स्टार्ट करो। स्टोरी कैसे कि फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। तो मतलब ऐसी कोई सी भी एक कहानी बना लो कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं, हर मतलब कोई सा भी टॉपिक आ गया, खेल को तो खेल की छोटी सी स्टोरी बना लो। हम्म, जैसे मैंने एग्रीकल्चर को लेके मतलब एक कोचिंग में मैंने लिखा था, तो हम्म, उसमें ये कहानी बनाई थी कि जैसे मैं अंकित चौहान, मतलब मैंने एक दोस्त, मेरे दोस्त का लिया था कि एक दोस्त मेरा रवि है, वो भोपाल रहता था, फिर मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा था, फिर वो आईआईटी कानपुर गया, वहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, और फिर वो बेंगलोर में मतलब किसी एमएनसी में अच्छा से जॉब करता था। बट जब घर आया तो उसने उसके दादाजी को देखा, तो उसके दादाजी की कैसे मतलब मॉडर्न मतलब वेदर टेक्नोलॉजी ऐप का इस्तेमाल करके वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे, कैसे वो ई नेम से मतलब हम्म, कैसे अपनी फसल को बेच पा रहे हैं, फिर कैसे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मतलब पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को कैसे स्प्रे कर पा रहे हैं। हम्म, तो ये सब चीज़ें मतलब वो एक छोटी सी कहानी में मतलब आठ 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 सात सात आठ लाइन की कहानी है, उसमें मतलब आप हाँ, कि लिख के ऐसा है कि हाँ ऐसा ऐसा किए, मतलब कि ये मतलब वो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हुआ, और ये मतलब हाँ, ये तो रवि की कहानी हो गई छोटी सी। ये अपनी एनेक्डोट बोलते हैं इसकी हाँ, स्टोरी। इसके बाद से आप स्टार्ट करो एग्रीकल्चर पूरा, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो, फिर जोग्राफिकल बैकग्राउंड दो उसको, फिर मतलब ऐसा है कि लीगल, इंस्टीट्यूशनल और एग्रीकल्चर में क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या सरकार की स्कीम्स चल रही है, और थोड़े बहुत मॉडल्स, और फिर फाइनल कंक्लूजन में कुछ मतलब कि एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा था, ये सब मतलब आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। ऐसे मतलब किसी भी ऐसे को है। बीच-बीच में आप मतलब उसमें कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि कैसे आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग-अलग सिंपल से कोट, कैची कोट, जैसे जय जवान जय किसान, ये हम्म, सब कोट्स आते हैं, मतलब उनको डाल सकते हो। फिर कुछ एग्रीकल्चरिस्ट या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने एग्रीकल्चर पे क्या कहा, पर्टिकुलर एमएसपी पे क्या कहा, किसान क्रेडिट कार्ड पे क्या कहा, ये सब चीज़ें आप मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करके और उसको अंडरलाइन कर दो, तो हम्म, वो एक ऑथेंटिसिटी दिखाती है कि हाँ इसको पता है, वो पढ़ेगा ना तो उसको गोला मार देगा कि हाँ जिसने ये फिलोसोफर डाला है या फिर ये ऑथेंटिक इंसान डाला है, क्योंकि अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, क्योंकि एक मतलब उस फील्ड में वो इंसान अच्छा है, तो उसको हम्म, आप कोट करोगे तो वो एक अपने को मतलब बेनिफिट, मतलब बेनिफिट रहेगा। नंबर, मतलब एक हम्म, आधा नंबर ज़्यादा मिलने के ज्यादा। चांसेस होते हैं। तो ये आप अपना ऐसे लिख सकते हो ऐसा। ओके। हाँ। अंकित, पेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो तुमने कौन सा पेन यूज किया, और ब्लू या ब्लैक यूज किया, और उसमें भी कौन सा पेन यूज करते हो, पर्टिकुलर फेवरेट कौन सा है?
क्योंकि मैंने तो यार 150 तक की पेन लाया था, शुरू-शुरू में 150 वाली पेन से लिखता था, तो भी पेपर नहीं खत्म होता था। फिर 70 वाली पेन लाया, उससे भी नहीं होता था। फिर मतलब यार अलग-अलग पेन लाया, फिर आखिरी में मैं परेशान हो के ₹3 की पेन लाया और उससे लिखने लगा और ब्लैक पेन से, क्योंकि देखो होता था। और लिखते समय 2-3 चीज़ों को और आप ध्यान रखो, जो कीवर्ड्स है ना, उसको अंडरलाइन कर दो। और ज़्यादा कीवर्ड मतलब ज़्यादा ऐसा है तो हेडिंग वगैरह कुछ है तो उसको आप बॉक्स में डाल दो। तो जो जो कॉपी चेक कर रहा है वो उस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब हाइलाइट फ़ोकस करेगा ना। उसका फोकस जाता है। फ़ोकस जाता है तो मतलब मेंस में थोड़ा स्ट्रक्चरिंग पे के का ही मेन रोल रहता है। स्ट्रक्चरिंग, और आपके पास डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मल्टीपल 2-3-4 बार रिवाइज़ करो तभी किसी टॉपिक पे आप अच्छे से लिख पाओ। रिवीज़न के साथ-साथ आप टेस्ट भी लिख लिया करो कि टेस्ट में ऐसा है कि आपको मेन मतलब कि स्ट्रक्चरिंग आ रही है और स्ट्रक्चरिंग और पेपर ख़त्म हो रहा कि नहीं हो रहा, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप रिवाइज़ करो और टेस्ट भी लिखो, तो ताकि आपकी स्पीड और रिवीज़न दोनों चीज़ें हो जाएगी मतलब। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच अंकित चैनल पे आने के लिए और सबको इतना गाइड करने के लिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए अंकित के साथ, क्योंकि अंकित का अब मैंने आपको बता दिया है कि सारे प्री सारे मेंस निकले हैं, इंटरव्यू देने के बाद 2 पोस्ट भी ले ली अंकित ने और यूपीएससी का भी मेंस है अंकित का। तो आप लोग की डिमांड पे हम और भी वीडियो लेके आ सकते हैं अगर आपको और भी कुछ जानना है या किसी कोई भी इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू मैम, थैंक यू ये आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी स्टडी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।